दिन भर दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। स्वागत है आपका हमारे भारत समाचार के खास कार्यक्रम में। हम आपको दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी की किसान पंचायत में क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, वहीं दिखाएंगे ममता दीदी कहां से लड़ेंगी चुनाव, और दिखाएंगे आपको क्यों लटका समाज कल्याण विभाग में ताला, और कैसे डॉक्टर की लापरवाही एक महिला की जान पर भारी पड़ गई। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने किसान महापंचायत में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप किसान हैं, समाजवादी पार्टी के लोग किसान हैं और आप लड़ाई में हैं, समाजवादी पार्टी आप लड़ाई करते हैं। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में समाजवादी पार्टी की तरफ से किसान पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हुए। टप्पल में आयोजित किसान पंचायत में भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी ने किसान पंचायत करके खुल के किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है और वो भी किसानों के साथ साथ कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है। साथ ही 100 दिनों से आंदोलन पर बैठे किसानों की बात न सुनने पर केंद्र सरकार की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने किसानों पर भरोसा जताया और किसानों के साथ हुई जाति पर सवाल उठाए। कीलें लगा दी, गड्ढे खोद दिए, आरसीसी का न जाने क्या क्या लगा लिया, आरसीसी की न जाने कैसी कैसी दीवारें बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को नहीं जानते हैं। हमारे ये वो किसान हैं जिन्होंने सदियों से अपनी मेहनत करके और अपनी एड़ी की ठोकर से न जाने कितनी खेत और खेती ठीक कर दी है। ये समय मिलेगा, यही किसान ऐसी ठोकर मारेंगे इन पर, इनको पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे ये लोग। अखिलेश यादव ने साथ ही महंगाई, पेट्रोल, रोजगार हर मुद्दे पर मौजूदा सरकार से सवाल किए हैं। डीजल पेट्रोल महंगा, कोई नौकरी नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है तुम्हारे पास? बताओ रोजगार कहां है, कहां है? बताओ काम जो हम कर सकें। हमारे नौजवान किसान भाइयों, सोचो, आपको ऐसे कानून में उलझा दिया और नौजवानों को मोबाइल दे दिया, ना वो काम की चिंता कर रहे, ना रोजगार की, ना नौकरी। लेकिन मुझे यकीन है इस बार जिन लोगों ने मोबाइल पे झूठ प्रचार कर करके सरकार बनाई है, इस बार ये लोग मोबाइल तोड़ देंगे और सरकार का भी घमंड तोड़ देंगे इस बार। अखिलेश यादव ने लैपटॉप योजना को बंद करने पर प्रदेश सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें बहुत सी चीजें समझ नहीं आती और वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, इन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, हो सकता है कुछ गांव में चल रहे हों अभी भी, और समाजवादी पार्टी ने इसलिए लैपटॉप बांटे थे क्योंकि हम लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे हैं क्योंकि हमारे योगी मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। टप्पल रैली में उमड़े जनसमूह ने जहां पर सपा की किसान महापंचायत को सफल बनाया, वहीं मंच से अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था ऐसे हर मुद्दे पर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और साफ संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और 2022 में किसान नौजवान ही
बीजेपी की मौजूदा सरकार को जवाब देंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और जिसमें 291 उम्मीदवार हैं। देखिए ममता कहां से चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने शुक्रवार को कुल 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जबकि दार्जिलिंग की 3 सीटें साथ ही पार्टी को दी जाएगी। टीएमसी ने जारी कर दी है अपनी लिस्ट। 291 सीटों पर उतारे हैं अपने उम्मीदवार। 51 महिला प्रत्याशी और 42 मुस्लिमों को टिकट दिया है। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। তার আগে বলি এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে, আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को लिस्ट जारी करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी की ही जीत होगी। इस चुनाव में खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ममता ने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों का इस्तेमाल कर रही है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में पैसा लाया जा रहा है। কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। জনগণ যাদের জেতাবে তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন এবং সেই 3টে সিট এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন এবং তাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশীকে তো ওদিকে অতুল রায়ও কামতাপুরী তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিংয়ে আসার আগে ফোন করেছিলেন। ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझ पर विश्वास रखें। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल के विकास के लिए काम कर सकती है ताकि बंगाल देश का टॉप स्टेट बने। पिछले 10 सालों में हमने बहुत मेहनत की है। कोरोना और अम्फान तूफान जैसी विपदाओं का हमने सामना किया है। কিন্তু সেই জায়গাগুলো সামনে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুয়ারে সরকার, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, তারা অনেক কাজ করেছেন এবং বাদবাকি আমরা আমাদের ম্যানিফেস্টোতে বলবো আমরা বিনা পয়সায় চাল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কন্টিনিউ করবে, দেবে। আমরা বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, যেটা স্বাস্থ্য সাথী, এটা চলবে। সবুজ সাথী বিনা পয়সায় সাইকেল চলবে। বিনা পয়সায় স্মার্টফোন, এটা 12 ক্লাসের ছেলে মেয়েদের, এগুলো চলবে। बंगाल चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 8 चरणों में होने वाले इस चुनाव में टीएमसी ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं मौजूदा समय में टीएमसी के 24 विधायकों के टिकट भी कट गए हैं। टीएमसी ने चुनावों में उम्र का भी हिसाब रखा है और उम्रदराज विधायकों को टिकट नहीं दिया है और अपने कामों के दम पर चुनाव जीतने का दम दिखाया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं, छात्रों से किया संवाद और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से गोरखपुर दौरे पर हैं। पहले दिन जहां सीएम ने खाद फैक्ट्री का निरीक्षण करने के साथ बाढ़ से बचाव के लिए बनाए जा रहे डैम को देखा, तो वहीं दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने सबसे पहले जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्या सुनी। महिलाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम महिलाओं को ध्यान में रख करके, उनकी सुरक्षा को, उनके सम्मान को, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके हम विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन उस दिन हर एक जनपद में करें। हम लोगों ने कोटे की दुकान अब जो भी खाली होगी वो महिला स्वयंसेवी समूह को ही देने का निर्णय सरकार ने किया है। आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है और कहीं भी
कोई अपराधी और कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर करता है तो हमने प्रशासन को इस बात की खुली छूट दी है कि पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण करने के बाद अभ्युदय योजना से जुड़े विद्यार्थियों से संवाद किया। साथ ही मंडल स्तर पर अभ्युदय योजना को सफलता मिलने पर छात्रों के लिए जिला स्तर पर भी अभ्युदय योजना चलाई जाएगी। गोरखपुर दौरे के दौरान जहां सीएम ने जनता की फरियादों को सुना, वहीं जिले के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जो गोरखपुर के विकास में सहायक बनेंगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा की अभद्रता से अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। ऑफिस में ताला जड़ दिया है। प्रमुख सचिव पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हमारे यहाँ एक बाबा त्रिपाठी बैठता है डायरेक्टर, वो जमूरा है, जमूरा। इतना रायता इस डायरेक्टर ने फैलाया, इतना रायता फैलाया इसने, इसको कुछ आता है। बोलो भाई डायरेक्टर त्रिपाठी। समाज कल्याण निदेशालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। इन सभी ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा पर गंभीर आरोप लगाया है। बताइए, ये डायरेक्टर बैठा दिया, मान ली कहाँ से चिड़ियाघर से लाके, जिसको न आता न जाता, पीसीएस आईएएस फला इधर लेटर लिखेगा, उधर लेटर लिखेगा। इनका आरोप है कि प्रमुख सचिव मीणा सबसे बदसलूकी करते हैं। प्रमुख सचिव के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में बगावत हो गई है, क्योंकि एक बेवकूफ आदमी को डायरेक्टर बना के बैठा दिया है सरकार ने, जिसको कुछ आता जाता नहीं है। वार्ड निकल रहा, उसका एफआईआर होगा SC/ST एक्ट में, निदेशक का भी होगा SC/ST एक्ट। प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा के खराब व्यवहार और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लगातार अभद्रता करने के चलते कर्मचारियों ने विभाग के मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बीएल मीणा जी का दुर्व्यवहार ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार वो उच्चाधिकारियों को और छोटे कर्मचारियों को तो अपमानित करने का सिलसिला लगातार उनका प्रतिदिन किसी न किसी को अपमानित करते हैं। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि समाज कल्याण के HOD श्री बालकृष्ण त्रिपाठी जी का ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसकी वजह से उनको हृदयाघात हुआ, जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। समाज कल्याण में विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि जो कर्मचारी और अधिकारी सरकार और विभाग से परेशान थे, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों का कहना है कि बीएल मीणा की तानाशाही के चलते उनको अभी से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इनको इस प्रदेश से ही बाहर करने का रास्ता दिखाया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन केवल समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का न होकर के पूरे प्रदेश के लाखों लाख राज्य कर्मचारियों का आंदोलन, जो निकट भविष्य में कभी हो सकता था, वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा, केवल बीएल मीणा के इशू को लेकर के। और दूसरी चीज, 307 का मुकदमा भी उनके विरुद्ध कायम किया जाए। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया करते थे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो उनकी बानगी समाज कल्याण विभाग में तालाबंदी के रूप में नजर आई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। हमारे यहाँ एक बाबा त्रिपाठी बैठता है डायरेक्टर, वो जमूरा है, जमूरा। हमीरपुर में उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे वो अब सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रहे हैं। बढ़ते सिलेंडर के दाम से परेशान महिलाएं फिर से चूल्हा युग में लौट आई हैं। देखिए रिपोर्ट। धुआं और आंसू पोंछती इन महिलाओं की ये दुर्दशा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिलेंडर के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। उज्ज्वला योजना के तहत इन गरीब महिलाओं को जब गैस के कनेक्शन मिले थे तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन बढ़ती महंगाई ने इनकी खुशी इनसे छीन ली है। फिर से ये महिलाएं लकड़ी और कंडे वाली जिंदगी में लौट आई हैं। गैस सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये लोग अब सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। जिंदगी फिर से चूल्हा युग में लौट आई है। इन महिलाओं से वादा किया गया था कि उनकी जिंदगी में अब धुआं नहीं होगा, मिट्टी का चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा, लेकिन अब जो हकीकत है उससे इन महिलाओं का सामना हो रहा है। सिलेंडर घरों के बाहर रखे हैं और मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है। महंगी गैस, इसकी वजह से चूल्हे में रोटी बना रहे हैं, खाना
हमें जब ये सस्ती रहा तो हम भरा के बना रहे थे। अब महंगी इतनी हो गई है कि हमारे मजदूरी आप कर रहे हैं तो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, तो चूल्हे फिर से हम जलाने लगे, फिर से हम चूल्हे में झुकने लगे। अब हमीरपुर जिले में ज्यादातर गरीबों के यहाँ लकड़ी के चूल्हे जलने शुरू हो गए हैं। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि इनके पास सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मजबूरी में टेढ़ा गाँव की इन महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। हमीरपुर में उज्ज्वला योजना के तहत करीब 1,32,000 से ज्यादा कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 से 50% लोग ही अपने सिलेंडर भरवा पा रहे हैं। सिलेंडर महंगा होने से महिलाओं ने चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। शहरी तो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, पर ग्रामीणों में ज्यादा अंतर आया है। ग्रामीण जो है आदमी के पास पैसा होता नहीं है और इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर है। यहाँ गैस का दाम बढ़ा दिया तो इसलिए वो आधे भरा पा रहे हैं, आधे नहीं पा रहे। जो सशक्त हैं ग्रामीण, जो जिनके पास पैसा है वही भरा पा रहे हैं, बाकी जो अत्यधिक गरीब है वो बिल्कुल नहीं भरा पा रहा है, वो फिर से चूल्हे पे आ गया। करीब 50% उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया है और अगर इसी तरह से सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती रही तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। हमीरपुर से भारत समाचार के लिए असद की रिपोर्ट। सहारनपुर में फूलों की खेती करने वाले किसान काफी मायूस हैं। पहले लॉकडाउन ने कमर तोड़ी और अब उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। ये फूल देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन फूलों को उगाने वाले किसान बहुत दुखी हैं। जरबेरा फूल की सुगंध भी किसानों की जिंदगी में महक नहीं ला पा रही है। मुनाफे की उम्मीद से जरबेरा फूल की खेती करने वाले किसान लॉकडाउन की वजह से घाटे का सामना कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ब्लॉक नकुड़ के गांव फतेहपुर जट में जरबेरा फूल की खेती करने वाले किसान अशोक कुमार का कहना है कि लॉकडाउन ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने मुनाफे की उम्मीद से खेती की शुरुआत की थी, लेकिन मुनाफा होने की बजाय उन्हें बहुत बड़ा घाटा हो गया। जरबेरा लगा था 1 साल से और इसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। 40 लाख रुपए का हमें लोन लिया था और इसमें 18 लाख रुपए हम अपने घर से लगाए थे और इसमें हमें कोई फायदा नहीं है। किसान अशोक कुमार का कहना है कि इस खेती की शुरुआत के लिए उन्होंने सरकार से 40 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस खेती से वो लोन को आसानी से चुका देंगे और मुनाफा भी कमाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बंद हुए होटल और शादियों पर लगी पाबंदी ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। लॉकडाउन से पहले ये फूल 10 से 12 रुपए प्रति पीस बिक रहे थे, अब ये फूल 70 से 80 पैसे बिकने लगे हैं। उम्मीद थी कि लॉकडाउन के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान के साथ साथ मजदूर भी परेशान हैं, क्योंकि जब किसान को ही मुनाफा नहीं होगा तो भला मजदूरी कैसे निकलेगी। हम बर्बाद कर दिए लॉकडाउन की वजह से। 1,06,000 रुपए की किस्त आती है 1 महीने की, हम किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। इसमें हमें कितना बचता है? 1 महीने में हमारे को 20-21 हज़ार रुपये बचता है 1 रुपये फूल के हिसाब से। और ना ब्याह है ना शादी है, कुछ भी नहीं है, सब मामला बस बेकार ही हो गया है। किसान अपनी फसल तैयार करने में जी जान से जुटा रहता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है और उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है तो किसान को सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। सहारनपुर से भारत समाचार के लिए विशाल कश्यप की रिपोर्ट। और वहीं मेरठ में कोरोना टीकाकरण के लिए पहुंची एक बुजुर्ग महिला को अपॉइंटमेंट के लिए बावजूद वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, लेकिन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर मिल गया। और देखिए रिपोर्ट। मेरठ के शास्त्री नगर की निवासी सुधा अग्रवाल 72 साल की है। सीनियर सिटीजन के लिए जब कोविड वैक्सीन के दरवाजे खुले तो उनके दामाद ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया। अपॉइंटमेंट मिला 4 मार्च 2021 को दोपहर बाद का। सुधा अग्रवाल मुश्किलों से जूझते हुए मेरठ के मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन वैक्सीनेशन बूथ पर उन्हें टीका देने से इनकार कर दिया गया। अपॉइंटमेंट का हवाला भी दिया, लेकिन उनसे कहा गया कि टीका अगले दिन लगेगा। सुधा अग्रवाल अपने घर पहुंची तो इंटरनेट के जरिए उनके वैक्सीनेशन होने का सर्टिफिकेट उनसे पहले पहुंच गया।
पूरे घर के लोग हैरान हैं कि आखिर बिना टीका लगवाए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है। मैंने नर्स से पूछा, मैम हमारा टीकाकरण होना है आज ही, तो वो बोली कि नहीं कल आना। इनकी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से क्रैक है, तो ये बड़ी मुश्किल से तो वहाँ तक पहुँची और जाते ही ये कह दिया गया कि आज तो हो गया और सर्टिफिकेट भेज दिया गया, कि आपका टीका लग चुका। सुधा अग्रवाल के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उनका कोई बेटा नहीं है और वो अकेली रहती है। 5 बेटियां शादीशुदा है लेकिन अपने अपने घर में रहती है। वैक्सीनेशन के लिए दामाद ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सुधा हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है और उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है, इसीलिए ज्यादा चल फिर नहीं पाती है। ऐसे में उनका दामाद सुधा अग्रवाल को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो लापरवाही की सभी हदें पार कर दी गई। बिना कोरोना टीके के ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। आप ये सीएमओ ऑफिस का सब व्यवस्था है, आप उनसे बात कर लें, सीएमओ साहब से बात कर लें। हम लोग यहाँ पे खाली स्थान दिए, बाकी सीएमओ साहब से बात कर लें। इसको कहाँ से ये तकनीकी त्रुटि हुई है हम लोग इसको पता कर लेंगे। वैसे तो हमारा जो ऑनलाइन व्यवस्था है, अभी का व्यवस्था है, ओवरऑल सही ढंग से चल रहा है। माइनर एरर्स कहीं कहीं आई है तो इसको हम लोग पता कर लेंगे और आगे भविष्य में ये ना आए उसको सुधार भी कराएंगे। 72 साल की सुधा अग्रवाल के साथ जो कुछ हुआ वो है ये साबित करता है कि मेडिकल स्टाफ उस अभियान को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, जिसको पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। गंभीर बात यह है कि 72 साल की इस वृद्धा को टीका नहीं मिला है और अब उनका इस मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण के लिए आना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो बीमार हैं। मगर अफसर अभी भी संजीदा नहीं दिखते जिस तरीके के उनके बयान आए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।